हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BSOC 104 सब्जेक्ट कोड लाया हूं, जिसका टाइटल है भारत का समाज शास्त्र। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके आओगे तो मैं श्योर हूं कि आप 100 में से 100 तक लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए खास करके लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बहुलता एवं सांस्कृतिक समायोजन की परंपरा की जांच कीजिए। आंसर है, भारत एक बहुलतावादी समाज है, जहां भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और परंपराओं की व्यापक विविधता पाई जाती है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। यह विविधता भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत समाज में सांस्कृतिक समायोजन की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल से ही विभिन्न समूहों के आगमन के बावजूद भारतीय संस्कृति ने उसे आत्मसात करने की क्षमता दिखाई है। उदाहरण के लिए, मुगल काल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय ने भाषा, कला और स्थापत्य में नई मिश्रित परंपराओं को जन्म दिया। अगला स्टेप है, भारतीय संविधान इस बहुलता को मान्यता देता है और सभी नागरिकों को धर्म, भाषा और संस्कृति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की पहचान है। हालांकि सांप्रदायिक तनाव और जातिगत भेदभाव जैसी चुनौतियां भी सामने आती है, फिर भी यह परंपरा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह एवं अहिंसा पर गांधी के विचार की व्याख्या कीजिए। आंसर है, महात्मा गांधी के विचारों में सत्याग्रह और अहिंसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह या सत्य की शक्ति। गांधी जी के अनुसार अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का सबसे प्रभावी तरीका सत्याग्रह है, जिसमें व्यक्ति बिना हिंसा के सत्य और नैतिकता के आधार पर विरोध करता है। इसमें आत्मबल, धैर्य और त्याग की आवश्यकता होती है। अगला स्टेप है, अहिंसा गांधी जी का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। इसका अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना है। गांधी मानते थे कि हिंसा से केवल घृणा और प्रतिशोध बढ़ता है, जबकि अहिंसा प्रेम, सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देती है। उनके अनुसार अहिंसा ही सत्याग्रह का आधार है। अगला स्टेप है, गांधी जी ने इन सिद्धांतों को व्यवहार में भी अपनाया। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण है, जहां उन्होंने अहिंसात्मक तरीकों से अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अगला स्टेप है, सत्याग्रह और अहिंसा केवल राजनीतिक हथियार नहीं,
बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत भी है, जो आज भी विश्व में शांति, न्याय और मानवता के मार्गदर्शक बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और परंपरा की निरंतरता पर चर्चा कीजिए। आधुनिकीकरण इनकी मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज परंपरागत संरचनाओं से हटकर वैज्ञानिक सोच, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण और तर्कसंगतता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। शिक्षा, संचार, परिवहन और उद्योगों के विकास ने समाज को अधिक गतिशील और जटिल बना दिया है। अगला स्टेप है, भारत जैसे समाज में आधुनिकीकरण क्या कहता है? भारत जैसे समाज में आधुनिकीकरण ने कई क्षेत्रों में तेजी से बदलाव लाया है, जैसे शिक्षा का विस्तार, महिलाओं की स्थिति में सुधार और आर्थिक विकास। इसके साथ ही व्यक्तिवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता की भावना भी बढ़ी है। अगला स्टेप है, लेकिन इसके बावजूद परंपरा की निरंतरता भी बनी रहती है। भारतीय समाज में परिवार, धर्म, जाति, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मूल्य आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवाह, त्योहार और सामाजिक अनुष्ठानों में पारंपरिक तत्व अभी भी देखे जा सकते हैं। यह दर्शाता है कि आधुनिकीकरण पूरी तरह परंपराओं को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें नए रूप में ढालता है। कई बार परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है, जिससे समन्वय की स्थिति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हैं। अगला स्टेप है, आधुनिकीकरण और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। समाज में परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है, जो सामाजिक स्थिरता और पहचान को बनाए रखने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जनजातियों की निर्जातीय रूपरेखा पर चर्चा कीजिए। भारत में जनजातियों एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं होती है। निर्जातीय रूपरेखा के अनुसार भारतीय जनजातियों विविधता से भरपूर है और इन्हें उनकी भाषा, क्षेत्र, जीवन शैली और सामाजिक संरचना के आधार पर समझा जाता है। भारत में जनजातियां मुख्य रूप से पहाड़ी, वन्य और दूरस्थ क्षेत्रों में विनाश करती है। इनकी प्रमुख विशेषता सरल सामाजिक संरचना, सामूहिक जीवन और प्रकृति पर निर्भरता है निर्भरता है। अधिकांश जनजातियां कृषि, शिकार, वनोपज संग्रह और पशुपालन पर आधारित जीवन यापन करती है। निर्जातीय दृष्टि से जनजातियों में समानता आधारित समाज, पारंपरिक नियम और स्वतंत्र सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। इनकी अपनी भाषा, लोक कथाएं, संगीत, नृत्य और धार्मिक विश्वास होते हैं, जो इन्हें मुख्य धारा समाज से अलग पहचान देते हैं। अगला स्टेप है, भारत में प्रमुख जनजातीय क्षेत्र जैसे मध्य भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड, मिजोरम और राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में विविध जनजातीय समूह पाए जाते हैं। अगला स्टेप है, हालांकि आधुनिकता, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जनजातीय जीवन में परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा, रोजगार और सरकारी नीतियों ने इन्हें मुख्य धारा समाज से जोड़ने का प्रयास किया है। अगला स्टेप है,
भारतीय की जनजातियों की निर्यातीय रूपरेखा उनकी सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक संगठन और पारंपरिक जीवन शैली को स्पष्ट करती है, जो भारतीय समाज की बहुलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। आंसर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रही है। महिलाओं ने इस आंदोलन में केवल सहायक भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि सक्रिय नेतृत्व भी प्रदान किया। महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति बहुआयामी थी। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे जुलूसों, धरनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रही। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिला आंदोलन से जुड़ी। कुछ प्रमुख महिलाओं जैसे सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई और अरुणा आसफ अली ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और आंदोलन को नई दिशा दी। सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक नेतृत्व संभाला, जबकि अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला स्टेप, महिलाओं की भागीदारी की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इससे नारी शक्तिकरण की भावना भी मजबूत हुई। अगला स्टेप, हालांकि उस समय सामाजिक रूढ़ियों और सीमित शिक्षा के कारण सभी महिलाओं की भागीदारी समान नहीं थी, फिर भी उनका योगदान निर्णायक रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन की नींव भी रखी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। आंसर है भारत का संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये सिद्धांत राज्य के लिए ऐसे मार्गदर्शक नियम हैं जिनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। अगला स्टेप है, इन सिद्धांतों के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करे। यह सरकार को यह दिशा देते हैं कि वह जनता के जीवन स्तर को सुधारने और समानता बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाए। अगला स्टेप, इनमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। अगला स्टेप, हालांकि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी ये सरकार की नीतियों और कानूनों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हालांकि अधिकारों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की आत्मा के समान बताया है, क्योंकि ये राज्य को समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। अगला स्टेप है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भारत में सामाजिक न्याय, समानता और विकास की दिशा में राज्य को मार्गदर्शन
प्रदान करते हैं और देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राष्ट्रीय बनाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या चुनौतियां हैं? चर्चा कीजिए। आंसर है, भारत का संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। लेकिन व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। स्टेप अगला, सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिकता है, जहां धार्मिक आधार पर समाज में तनाव और हिंसा की घटनाएं होती है। चुनावी राजनीति में कभी कभी धर्म का उपयोग वोट बैंक के रूप में किया जाता है, जिससे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। अगला स्टेप, दूसरी चुनौती धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता। अगला स्टेप है दूसरी चुनौती धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता है, जिसमें विभिन्न समुदाय एक दूसरे के प्रति संदेह और विरोध की भावना रखते हैं। इसके अलावा राजनीति और धर्म का मिश्रण भी धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है। कुछ क्षेत्रों में अफवाहें और सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी धार्मिक तनाव बढ़ाने का कारण बनता है। साथ ही अल्पसंख्यकों के प्रति असमान व्यवहार की शिकायतें भी समय समय पर सामने आती है। हालांकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था सभी धर्मों को समान अधिकार देती है, फिर भी सामाजिक स्तर पर जागरूकता की कमी और राजनीतिक स्वार्थ धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा बनते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सहिष्णुता, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत किया जाए, ताकि देश में शांति और एकता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जातीय आंदोलनों को समझने में विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। निर्जातीय एथनिक आंदोलनों को समझने के लिए समाजशास्त्र में कई दृष्टिकोण विकसित हुए हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि ये आंदोलन क्यों और कैसे उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, आदिमतावादी दृष्टिकोण। आदिमतावादी है ना दृष्टिकोण, आदिमतावादी दृष्टिकोण यानी कि इंग्लिश कहता है प्राइमोर्डियल अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार निर्जातीय पहचान जन्मजात होती है और यह भाषा, संस्कृति, धर्म तथा परंपराओं पर आधारित होती है। लोग अपनी मूल्य पहचान के कारण समूह से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे निर्जातीय आंदोलन उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, परिस्थितिजन्य दृष्टिकोण। परिस्थितिजन्य दृष्टिकोण इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार निर्जातीय पहचान अस्थायी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए इसे उपयोग किया जाता है। नेता और समूह अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए निर्जातीय भावनाओं को संगठित करते हैं। नंबर 3, संरचनात्मक दृष्टिकोण स्ट्रक्चरल अप्रोच। यह दृष्टिकोण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को निर्जातीय आंदोलन का मुख्य कारण मानता है। जब किसी समूह को विकास, संसाधनों और अवसरों से वंचित किया जाता है तो वे आंदोलन करते हैं।
नंबर 4, राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल अप्रोच। इसके अनुसार निर्जातीय आंदोलन सत्ता, स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग से जुड़े होते हैं। राज्य की नीतियां और शासन व्यवस्था भी इन आंदोलनों को प्रभावित करती है। निर्जातीय आंदोलनों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण यह स्पष्ट करते हैं कि ये केवल सांस्कृतिक पहचान का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों में से भी गहराई से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नगरीकरण के कारण सामाजिक वर्गों के उद्भव की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नगरीकरण के कारण सामाजिक वर्गों के उद्भव की चर्चा कीजिए। भारत में नगरीकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में से लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया ने समाज में नए सामाजिक वर्गों के उद्भव को जन्म दिया। नगरीकरण के कारण औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे मध्य वर्ग, मिडिल क्लास का विकास हुआ। यह वर्ग शिक्षित, वेतनभोगी और पेशेवर लोगों से बना है, जो शहरों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही श्रमिक वर्ग यानी कि वर्किंग क्लासेस का भी विस्तार हुआ, जिसमें कारखानों, निर्माण कार्यों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। यह वर्ग अक्सर आर्थिक असमानता और असुरक्षा का सामना करता है। अगला स्टेप, नगरीकरण ने एक और उच्च वर्ग यानी कि अपर क्लास को भी मजबूत किया, जिसमें उद्योगपति, व्यापारी और बड़े पूंजीपति शामिल हैं। ये वर्ग आर्थिक संसाधनों और अवसरों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। शहरी जीवन में शिक्षा, आय और जीवन शैली के आधार पर सामाजिक विभाजन अधिक स्पष्ट हो गया है। इससे सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी भी बढ़ी है, लेकिन असमानता की समस्या भी उत्पन्न हुई है। भारत में नगरीकरण ने पारंपरिक जाति आधारित समाज से हटकर आर्थिक आधार पर सामाजिक वर्गों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे समाज अधिक जटिल और विभेदित बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रवाद पर महात्मा गांधी के विचार की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता पर आधारित एक व्यापक विचार था। उनका मानना था कि सच्चा राष्ट्रवाद वह है जिसमें सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग मिलकर एकता और भाईचारे के साथ रहें। अगला स्टेप है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने राष्ट्रवाद को अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित किया। उन्होंने हिंसात्मक राष्ट्रवाद का विरोध किया और कहा कि भारत की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त होनी चाहिए। गांधी जी का राष्ट्रवाद स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर भी आधारित था। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया ताकि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अगला स्टेप, उनका मानना था कि भारत की असली शक्ति उसकी ग्रामीण संस्कृति, सादगीपूर्ण जीवन और सांस्कृतिक विविधता में निहित है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य किसी अन्य देश से घृणा करना नहीं, बल्कि अपने देश के लोगों का
उत्थान करना है। अगला स्टेप है गांधी जी का राष्ट्रवाद एक समावेशी, नैतिक और अहिंसात्मक विचार था जो सामाजिक एकता, आर्थिक स्वावलंबन और मानवता के मूल्यों पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय समाज की बहुलता के पहलुओं की चर्चा कीजिए। भारत का संविधान भारत को आंसर है भारत का संविधान भारत को एक बहुलतावादी समाज के रूप में मान्यता देता है जहां विविधता इसकी प्रमुख विशेषता है। भारतीय समाज में बहुलता कई स्तरों पर दिखाई देती है: धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय और क्षेत्रीय। अगला स्टेप है सबसे प्रमुख पहलू धार्मिक बहुलता है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्मों के लोग साथ रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भाषाई बहुलता है क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। अगला स्टेप है इसके अलावा जाति और सामाजिक बहुलता भी भारतीय समाज की विशेषता है जहां विभिन्न जातियों और जनजातियों अपने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के साथ रहती है। सांस्कृतिक बहुलता के अंतर्गत अलग अलग त्योहार, पहनावा, खान पान और जीवन शैली शामिल है। अगला स्टेप है भारत में क्षेत्रीय बहुलता भी देखने को मिलती है जहां हर राज्य की अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और परंपराएं हैं। यह विविधता भारत की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना को मजबूत बनाती है। हालांकि यह बहुलता कभी कभी सामाजिक तनाव और मतभेद भी उत्पन्न करती है, फिर भी भारतीय समाज में सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की परंपरा इसे संतुलित बनाए रखती है। भारतीय समाज की बहुलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है जो उसे एक समृद्ध, विविध और जीवंत समाज बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 सीमांतीकरण सीमांतीकरण एवं सामाजिक अपवर्जन पर अंबेडकर के विचारों की व्याख्या कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में सीमांतीकरण और सामाजिक अपवर्जन की समस्या को गहराई से समझा और इसकी तीखी आलोचना की। उनके अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने कुछ वर्गों, विशेषकर दलितों और निम्न जातियों को समाज के मुख्य प्रवाह से बाहर कर दिया। अगला स्टेप अंबेडकर का मानना था कि यह अपवर्जन केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक भी है। दलित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा गया जिससे उनका विकास बाधित हुआ और वे समाज के किनारे पर चले गए। अगला स्टेप उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था असमानता पर आधारित संरचना है जो व्यक्ति की योग्यता के बजाय जन्म के आधार पर भेदभाव करती है। यह स्थिति सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अगला स्टेप अंबेडकर ने इस समस्या के समाधान के लिए संवैधानिक अधिकार, आरक्षण व्यवस्था और समान अवसर की मांग की। भारत का संविधान के निर्माण में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता मिले। अंबेडकर के विचारों में सीमांतीकरण और सामाजिक अपवर्जन के खिलाफ संघर्ष सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में आधुनिकीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए। आंसर है भारत में आधुनिकीकरण एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक समाज धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच, तकनीकी विकास, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तर्कसंगतता की ओर बढ़ता है। भारत में यह प्रक्रिया पश्चिमी देशों की तरह एक समान गति से नहीं बल्कि मिश्रित और असंतुलित रूप में विकसित हुई है।
भारत में आधुनिकीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी परंपरा और आधुनिकता का सह-अस्तित्व है। यह एक और आधुनिक शिक्षा, उद्योग और तकनीक का विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर परिवार व्यवस्था, धर्म, जाति और परंपराएं आज भी मजबूत बनी हुई है। भारत का संविधान ने भी समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के माध्यम से आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। इससे समाज में सामाजिक न्याय, महिलाओं की स्थिति में सुधार और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। भारत में आधुनिकीकरण की एक नया विशेषता इसका असमान विकास है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमा है। इससे सामाजिक और आर्थिक समानताएं भी बनी हुई है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रकृति मिश्रित, असंतुलित और परंपरा आधुनिक के समन्वय पर आधारित है, जो इसे पश्चिमी देशों के आधुनिकीकरण से अलग बनाती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। ठीक है। निर्जातीयता, एथनिसिटी का अर्थ ऐसे सामाजिक समूह से है जो साझा भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा, इतिहास और पहचान के आधार पर अपने आप को एक अलग समुदाय के रूप में पहचानता है। यह पहचान व्यक्ति को एक विशेष समूह से जोड़ती है और उसे हम भी भावना प्रदान करती है। निर्जारिता केवल जन्म पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव से भी निर्मित होती है। यह समाज में एकता भी पैदा कर सकती है और कभी कभी संघर्ष का कारण भी बन सकती है। निर्जारिता की प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित है। नंबर 1, संस्कृति निर्जातीयता। देखो, निर्जातीय का प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित है। ठीक है। नंबर 1 कहता है संस्कृति निर्जातीयता। इसमें समूह अपनी भाषा, परंपरा, खान पान और रीति रिवाजों के आधार पर पहचान बनाता है। नंबर 2, धार्मिक निर्जातीयता। धार्मिक निर्जातीयता, इसमें धर्म के आधार पर पहचान और एकजुटता विकसित होती है, जैसे किसी विशेष धर्म से जुड़ा समूह। नंबर 3, भाषाई निर्जातीयता। यह भाषा के आधार पर बनने वाली पहचान है, जहां लोग एक भी भाषा बोलने के कारण समूह बनाते हैं। नंबर 4, क्षेत्रीय निर्जातीयता। इसमें लोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर निर्जातीय विविधता को सम्मान देता है और एकता बनाए रखने का प्रयास करता है। निर्जातीयता सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसके विभिन्न स्वरूप समाज की विविधता और जटिलता को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वही क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोलते हैं। भारत में दलित महिला आंदोलन की जांच कीजिए। यानी कि दलित महिला के आंदोलन, दलित महिला ने क्या क्या अपने देश के लिए, उसके बारे में बताया गया है। महिलाओं ने क्या योगदान दिया, है ना। भारत में दलित महिला आंदोलन सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और जातिगत उत्पीड़न के विरोध का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। यह आंदोलन मुख्यतः दलित महिलाओं के दोहरे शोषण, जाति और लिंग के विरुद्ध संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दलित महिलाएं भारतीय समाज में सबसे अधिक हाशिए पर स्थित समूहों में से एक है। उन्हें एक ओर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पितृसत्तात्मक संरचना के कारण लैंगिक असमानता भी झेलनी पड़ती है। इसी कारण दलित महिला आंदोलन ने दोहरे उत्पीड़न की अवधारणा को प्रमुखता दी। 1990 के दशक के बाद इस आंदोलन के संगठित रूप लेना शुरू किया। कई दलित महिला संगठन जैसे नेशनल
फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन और विभिन्न क्षेत्रों समूहों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इन संगठनों ने दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में लाया। दलित महिला आंदोलन ने मुख्य धारा के नारीवादी आंदोलन से भी सवाल किए कि वे अक्सर जातिगत प्रश्नों को नजरअंदाज करते हैं। इसी तरह इस आंदोलन ने दलित आंदोलन में भी महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को उजागर किया। अगला स्टेप है, इसके अतिरिक्त दलित लेखिकाओं और कार्यकर्ताओं में जैसे बामा, सुजाता, गिडला आदि ने अपने लेखन और अनुभवों के माध्यम से इस आंदोलन को वैचारिक मजबूती प्रदान की। दलित महिला आंदोलन केवल सामाजिक अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सम्मान, पहचान और समानता की व्यापक संघर्ष यात्रा है, जो भारतीय समाज में समावेशी न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आदिवासियों के वितरण और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत में जो आदिवासी रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उसके बारे में रहन सहन और जाति का किस तरह विवरण करते हैं, वितरण करते हैं, उसके बारे में समझाना है, पढ़ना है, बताना है ना। आंसर है, भारत में आदिवासी जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका वितरण भौगोलिक रूप से असमान है। ये मुख्यतः पहाड़ी, वनाच्छादित और दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में आदिवासियों का सबसे अधिक संकेंद्रण मध्य भारत में है, जिसे जनजातीय पट्टी कहा जाता है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भाग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी आदिवासी जनसंख्या बहुत अधिक है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी इनकी उपस्थितियां पाई जाती है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, आदिवासी समाज की प्रमुख विशेषताएं उनकी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। इनकी जीवन शैली प्रकृति पर आधारित होती है और ये मुख्यतः कृषि, वनोपज संग्रह, शिकार और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इनकी सामाजिक संरचना सामान्यतः सामुदायिक और समानतावादी होती है, जहां जातिगत कठोरता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। अगला स्टेप है, आदिवासी समुदायों की अपनी लगभग भाषाएं, परंपराएं, लोक कथाएं और धार्मिक विश्वास होते हैं जिनमें प्रकृति पूजा का विशेष महत्व होता है। इनका समाज अपेक्षाकृत सरल और आत्मनिर्भर होता है। हालांकि आधुनिक विकास और औद्योगिकरण के कारण इनमें परिवर्तन भी देखा गया है। भारत में आदिवासी न केवल संस्कृति विविधता का प्रतीक है, बल्कि देश के सामाजिक संरचना और महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जिनके संरक्षण और विकास की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कामगारों के आंदोलन की चर्चा कीजिए। यानी कि जो भारत में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसका आंदोलन, उसका लड़ाई, उसका हिस्सा जो मिलना चाहिए, उस चीज़ को, उसी के बारे में चर्चा करना है। आंसर है, भारत में कामगारों, श्रमिकों का आंदोलन सामाजिक, आर्थिक न्याय, बेहतर कार्य परिस्थितियों और मजदूरी में सुधार के लिए किया गया है। एक संगठित संघर्ष है। इसका विकास मुख्यतः औद्योगिकरण के साथ ब्रिटिश काल में शुरू हुआ और स्वतंत्रता के बाद यह और अधिक संगठित रूप में सामने आया। अगला स्टेप है, औपनिवेशिक काल में श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लंबे कार्य घंटे, कम मजदूरी और असुरक्षित कार्य वातावरण के कारण असंतोष बढ़ा, जिससे प्रारंभिक हड़तालों और श्रमिक संगठनों का जन्म हुआ। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
एआईटीयूसी की स्थापना ने श्रमिक आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रमिक आंदोलन ने संवैधानिक और कानूनी आधार प्राप्त किया। सरकार ने श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया। इस काल में ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ी और वे विभिन्न राजनीतिक विचारधारा से भी प्रभावित हुए। भारत में कामगार आंदोलन की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, कार्य समय में कमी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा शामिल रही। बैंकिंग, रेलवे, कोयला खदान, कारखाना और सार्वजनिक क्षेत्र में कई बड़े हड़ताल आंदोलन हुए। हाल के समय में वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण श्रमिक की स्थिति में नए परिवर्तन आए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आज भी सबसे अधिक असुरक्षित हैं, जिससे उनके आंदोलन नए रूपों में उभर रहे हैं। भारत में कामगार आंदोलन ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह आज भी एक सक्रिय सामाजिक शक्ति के रूप में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राष्ट्रीयवाद की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। आंसर है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म है ना, एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और एकता की भावना होती है। यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि एक राष्ट्र के लोग साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा और भौगोलिक पहचान से जुड़े होते हैं और उन्हें एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होना चाहिए। राष्ट्रवाद की कल्पना का उदय आधुनिक युग में हुआ, विशेषकर यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद। इसने यह विचार मजबूत किया कि संप्रभुता राजा या शासक में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। धीरे धीरे यह विचार दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैला और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का आधार बना। लास्ट है भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय में एकता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने में राष्ट्रवाद ने मुख्य भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता के विचार को मजबूत किया। राष्ट्रवाद के दो प्रमुख रूप माने जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक राष्ट्र वह है जो एकता, विकास और समावेशी को बढ़ावा देता है, जबकि नकारात्मक राष्ट्रवाद कभी कभी संकीर्णता, भेदभाव और संघर्ष को जन्म दे सकता है। आधुनिक समय में राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता एक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो लोगों को एक साझा पहचान और उद्देश्य के तहत जोड़ती है, लेकिन इसका संतुलित और समावेशी रूप ही समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के निर्जातीय बिंब की चर्चा कीजिए। भारत का निर्जातीय यानी कि एथनिक बिंब अत्यंत विविधतापूर्ण और जटिल है। यह निर्जातीय बिंब से आशय भारत की उन विभिन्न मानव समूह की संरचना से है जो नस्लीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित है। भारत को अक्सर विविधता में एकता का देश कहा जाता है।
क्योंकि यह कई निर्जातीय समूह एक साथ निवास करते हैं। निर्जातीय दृष्टि से भारत में मुख्यतः 4 प्रमुख नस्लीय तत्व पाए जाते हैं: ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, कॉकसॉइड और नेग्रिटो। ये समूह देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उदाहरणतः उत्तर पूर्वी भारत में मंगोलॉयड निर्जातीय समूह की अधिकता है, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत में कॉकसॉइड तत्व अधिक पाए जाते हैं। भारत का निर्जातीय बीम केवल नस्लीय विविधता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भाषाई और सांस्कृतिक विविधता भी शामिल है। यहाँ 2000 से अधिक मातृभाषाएं और अनेक बोलियां बोली जाती है। इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑटो एशियाटिक और तिब्बती वर्मी तिब्बती और बर्मी भाषा परिवार भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों, खान पान और सामाजिक परंपराओं का भी विशाल मिश्रण देखने को मिलता है। यह विविधता भारतीय समाज को एक बहुनिर्जातिक संरचना प्रदान करती है। हालांकि यह विविधता कई बार सामाजिक तनाव और पहचान संबंधी संघर्षों का कारण भी बनती है, परंतु संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इसे संतुलित करने का प्रयास किया है। भारत का निर्जातीय बिंब उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसे एक जीवंत बहुआयामी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पश्चिम कल्पना की आलोचना को लिखिए। भारत की पश्चिमी कल्पना की आलोचना को लिखिए, है ना। भारत की पश्चिमी कल्पना से आशाएं उन दृष्टिकोणों से है जो पश्चिमी विद्वानों, औपनिवेशिक प्रशासकों और कुछ यात्रियों ने भारत के बारे में बनाए। इन कल्पनाओं में भारत को अक्सर एक स्थिर, पिछड़ा, रहस्यमय और विकसित समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस दृष्टि की कई स्तरों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहले आलोचना की जाती है कि पश्चिमी दृष्टिकोण औपनिवेशिक हितों से प्रभावित था। ब्रिटिश शासन ने भारत को सभ्य बनने के मिशन, यानी कि सिविलाइजिंग मिशन के रूप में प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज स्वयं शासन करने में सक्षम नहीं है। इससे उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की गई। दूसरे पश्चिमी लेखन ने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता को सरल और एक रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय समाज की जटिलता, जैसे विभिन्न धर्म, जातियों, भाषाएं एवं परंपराएं को अक्सर नजरअंदाज किया गया। अगला स्टेप है, तीसरे कई पश्चिमी विचारकों ने भारत को आध्यात्मिक लेकिन वैज्ञानिक समाज के रूप में चित्रित किया, जिससे यह धारणा बनी कि भारत आधुनिकता और विज्ञान से दूर है। यह दृष्टिकोण यूरोकेंद्रित था, जो पश्चिम को ही प्रगति का मानक मानता है। चौथे, आधुनिक उत्तर औपनिवेशिक विद्वानों जैसे एडवर्ड सईद ने यह तर्क दिया कि यह कल्पना ओरिएंटलिज्म का हिस्सा है, जिसमें पूर्व को पश्चिम की विपरीत कमजोर और पिछड़ा दिखाया गया। भारत की पश्चिमी कल्पना एकपक्षीय और पूर्वाग्रहपूर्ण रही है। यह भारत की वास्तविक
सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जटिलताओं को सही रूप में नहीं समझ पाई। इसलिए इसकी आलोचना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निर्जातीय उभार के कारकों की चर्चा कीजिए। भारत में निर्जातीय उभार से आज से विभिन्न जाति, भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समूह द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान, अधिकारों और संसाधनों की मांग के लिए किए जाने वाले आंदोलनों में से है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद अधिक स्पष्ट हुई है। अगला स्टेप है, भारत में निर्जातीय उभार का सबसे महत्वपूर्ण कारण विकास में असमानता है। जब कुछ क्षेत्र या समुदाय आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से पीछे रह जाते हैं तो उनमें असंतोष उत्पन्न होता है और वे अपनी अलग पहचान के आधार पर संगठित होने लगते हैं। दूसरा प्रमुख कारण सांस्कृतिक पहचान का संकट है। वैश्वीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण स्थानीय भाषा, परंपरा और संस्कृति के कमजोर होने का भय बढ़ता है, जिससे समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। अगला स्टेप, तीसरा कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है। जब किसी जातीय समूह को सत्ता, प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती तो वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए निर्जातीय आंदोलन शुरू करते हैं। अगला स्टेप है, चौथा कारण प्रशासनिक और क्षेत्रीय असंतोष है। कई बार राज्यों के भीतर असमान विकास या उपेक्षा के कारण अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग उठती है, जैसे तेलंगाना आंदोलन। पांचवा कारण संसाधनों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें भूमि, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष होता है। भारत में निर्जातीय उभार, असमान विकास, पहचान की रक्षा, राजनीतिक भागीदारी की कमी और संसाधन संघर्ष जैसे कई जटिल कारणों का परिणाम है। इसे संतुलित और समावेशी विकास नीति से नियंत्रित किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, B.R. अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का परीक्षण कीजिए। अम्बेडकर ने सामाजिक राजनीतिक दर्शन का परीक्षण कैसे किया था उसके बारे में बताना है। आंसर है, B.R. अम्बेडकर का सामाजिक राजनीतिक दर्शन भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना पर केंद्रित है। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक असमानता और शोषण का मुख्य कारण माना था तथा इसके पूर्ण उन्मूलन की वकालत की। उनके अनुसार जब तक समाज में जाति आधारित भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। अम्बेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से अधिक संपूर्ण माना है। उनका मत था कि केवल मतदान का अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी आवश्यक है। वे ऐसे सामाजिक की कल्पना करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक दृष्टि से वे संवैधानिक उपायों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे सामाजिक न्याय का साधन बनाने का प्रयास किया।
वे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के पक्षधर थे तथा आरक्षण को सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम मानते थे। अंततः अंबेडकर का दर्शन न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु एवं विरहित परंपराओं की संकल्पनाओं की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। आंसर है, भारत में संस्कृति और समाज के अध्ययन में लघु परंपरा और विरहित परंपरा की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह अवधारणा मुख्यतः ग्रामीण और शहरी, स्थानीय और शास्त्रीय संस्कृतियों के बीच संबंध को समझाने में मदद करती है। लघु परंपरा का अर्थ उन लोक परंपराओं से है जो गांव, जनजातियों और स्थानीय समुदायों में प्रचलित होती है। यह मौखिक होती है और इनमें लोक कथाएं, लोकगीत, व्रत, त्योहार, देवी देवताओं की स्थानीय पूजा आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए छठ पूजा के लोकगीत, बिहार के भोजपुरी लोकगीत या गांव में मनाए जाने वाले स्थानीय देवी देवताओं की पूजा लघु परंपरा के उदाहरण हैं। इसके विपरीत विरहित परंपरा वह शास्त्रीय और संगठित सांस्कृतिक परंपरा है जो ग्रंथों, धर्मशास्त्रों और पुरोहित वर्ग के माध्यम से विकसित होती है। इसमें संस्कृत भाषा, वेद, पुराण, मंदिर परंपरा और वैदिक अनुष्ठान शामिल है। उदाहरण के रूप में वेदों पर आधारित यज्ञ परंपरा, शास्त्रीय हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य को लिया जा सकता है। दोनों परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कई बार लघु परंपरा विरहित परंपरा से प्रभावित होती है और कई बार विरहित परंपरा लोक परंपराओं को अपनाकर समृद्ध होती है। इस प्रकार यह परस्पर आदान प्रदान कर भारतीय संस्कृति को विविध और समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति पश्चिमी देशों से भिन्न है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और राज्य की निष्पक्षता से है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राज्य किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण और स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सर्वधर्म समभाव है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तभी करता है जब सामाजिक सुधार या समानता की आवश्यकता हो, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन या सामाजिक कुप्रथाओं का अंत। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में यह भी देखा जाता है कि राज्य कभी कभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु विशेष नीतियाँ बनाता है, जिससे समानता सुनिश्चित की जा सके। अतः भारत में धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक और समावेशी अवधारणा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है तथा विविधता में एकता को मजबूत करती है।
तो चलिए आपका ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।